हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज की आपकी ये क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम बाल विकास के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, पवन सीरीज़ के थ्रू आपकी ये रिवीजन सेशंस रहेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम रिवाइज करते जाएंगे तो नई अन्य सीरीज़ के माध्यम से भी आपका रिवीजन चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनको क्लासेस से जोड़िए, उन्हें बताइए कि उनकी जो डीएलएड क्लासेस हैं वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आपका कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका शैशव अवस्था। देखिए, बाल विकास को जो है वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसमें शैशवावस्था जो है उसको किसी भी व्यक्ति के जीवन का निर्माणकारी और आदर्श काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भावी जीवन की जो नींव है वो इसी अवस्था में रखी जाती है। जन्म के तुरंत बाद से लेकर आपके जो लगभग 2 और 3 वर्ष तक की जो आयु रहती है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें बालक जो होता है उसके भावी जीवन की नींव रखी जाती है। शुरुआत में बच्चा जिस प्रकार का पोषण और जिस प्रकार की जो व्यवहार देखेगा वही वो अपने आगे के भावी जीवन में वैसा ही वो भी व्यवहार करेगा। इसलिए इसको जीवन की जो है वो अति महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। निर्माणकारी काल और आदर्श काल भी कहा जाता है इसे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम कि बाल्यावस्था कब से कब तक होती है। तो बाल्यावस्था का अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब माने तो देखिए 0 से लेके 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 5 से लेके 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, और फिर आपके हो जाएगा 12 से लेकर लगभग 18 या 19 साल तक, है ना, टीन एज जिसको कहते हैं ना, 18, 19, वहाँ तक आपकी किशोरावस्था रहती है। फिर उसके बाद वयस्कावस्था आ जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था आ जाती है। तो बाल्यावस्था को जो है वो 5 से 2 वर्ष के आयु काल में विभाजित किया गया है। इस बाल्यावस्था को भी, है ना, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कई कई ऐसा पूछ लिया जाता है अक्सर प्रश्नों में कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 5 से लेकर 7 वर्ष तक मानी जाती है, और 7 से लेकर 12 वर्ष का जो आयु काल होता है उसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और ये हो जाती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो किशोरावस्था कहा जाता है। इसे तूफान की आयु, ज्वार की आयु कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में बहुत ज़्यादा जो है वो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण एक असमायोजन की जो स्थिति है वो व्यक्ति के शरीर में बन जाती है। वो अपने से बड़ों के द्वारा कही गई बातों को अपने लिए व्यर्थ मानता है, उनका विरोध करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए बहुत सारे जो है वो जो दिमागी जो है वो द्वंद्व चलते रहते हैं, मानसिक द्वंद्व चलते हैं उनके मस्तिष्क में, उनके भावनात्मक अस्थिरता पाई जाती है। बहुत जल्दी जो है वो मूड चेंज होते हैं और इसके अलावा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण जो व्यक्ति है, जो भी किशोर है, वो काफ़ी जो है वो असंतुलन की स्थिति में रहता है। ठीक है ना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, अपने पर्सनालिटी को लेकर उसके अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, है ना। स्व प्रेम की भावना इसमें इस काल में सबसे ज़्यादा होती है। लड़कियाँ अक्सर देखा होगा आपने, आईने के सामने खड़ी रहती हैं। लड़के जो है वो अपने फेवरेट एक्टर या फिर किसी भी आइडियल को जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सभी इस काल की विशेषताएं हैं, और इसको सबसे कठिन आयु जो है वो स्थित अवस्था माना जाता है।
अगला प्रश्न है शेषावस्था की आयु कब तक रहती है? तो अभी मैंने आपको बताया 0 से लेके 5 वर्ष, 5 से 12 बाल्य और 12 से लेके 18 वर्ष तक हमारी क्या हो जाती है? किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो देखिए टर्मन ने जो है वो हमें टर्मन महोदय ने एक हम कहें तो एक टेबल प्रोवाइड करवाई थी जिसमें उन्होंने बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को विभाजित किया था। उसमें आपके 120 से ऊपर के जितने भी बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले बच्चे जो होते हैं वो उत्कृष्ट में आ जाते हैं, फिर सामान्य में आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद पिछड़ा बालक, फिर मंद बुद्धि बालक आ जाता है, ठीक है ना। फिर आपका जड़ बुद्धि आ जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से बुद्धि लब्धि के आधार पे विभाजन किया गया है। तो जो अल्प बुद्धि के बच्चे होते हैं वो उनका जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से लेकर 70 के बीच में होती है। किसमें होती है? 50 से लेकर 70 के बीच में। 90 से लेकर 110 वाले जो होते हैं ये औसत बुद्धि में आते हैं, ये औसत बुद्धि में आते हैं। 90 से कम वाले पिछड़े बालक होते हैं जो कि 90 से 70 आते हैं, और पिछड़े बालकों से बाद में आ जाते हैं आपके अल्प बुद्धि बालक जो कि 50 से लेकर 70 जिनका IQ रहता है। अगला प्रश्न है मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं उनका IQ कितना होता है? तो इनका IQ जो है वो 20 या 25 से 50 के मध्य होता है, ठीक है ना। जिन्हें हम मूर्ख या फिर जिसे इडियट कहा जाता है ना, वो आपके लगभग रहते हैं 25 से 50 के मध्य। और जिन बच्चों का IQ 25 से भी कम होता है वो जड़ बुद्धि होते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। कई बच्चे आपने देखा होगा जो जन्मजात मंदबुद्धिता, मानसिक मंदता जिनमें पाई जाती है ना, वो चलने और बोलने किसी भी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है, एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 16 साल की, मतलब उसमें बुद्धि कितनी है? 16 साल के बच्चे के बराबर, और उसकी वास्तविक आयु 10 साल की, मतलब एक 10 साल का बच्चा है जिसकी मतलब क्रॉनिकल एज क्या है बच्चे की? 10 साल है, पर उसका दिमाग कितना काम करता है? 16 साल के बच्चे की तरह। तो जाहिर सी बात है कि वो तो इंटेलिजेंट होगा ही सही भाई, कम उम्र में ही वो अपने से ज़्यादा उम्र के बच्चों का काम कर पा रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो IQ का जो आपका फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। IQ इज इक्वल्स टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? 16 उसकी मानसिक आयु हुए, 10 उसकी वास्तविक आयु है, इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो IQ आ जाएगा 160, यानी कि ऐसा बच्चा जो है वो कौन सा होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा। कैसा होगा? प्रतिभाशाली। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें एक बच्ची है जिसका IQ जो है वो 162 जो है वो काउंट किया गया है, पर वो बच्ची आपको मैं बता दूं कि वो ऑटिज्म से पीड़ित है, वो बच्ची ऑटिस्टिक है, पर फिर भी उसका जो IQ है वो 162 है। अब आप बोलेंगे कि मैम ऑटिज्म क्या होता है या ऑटिस्टिक क्या होता है? तो ये एक तरह की मानसिक अवस्था होती है, ठीक है ना। आप ये क्या है? एक मानसिक अवस्था होती है जिसमें बच्चे में कोई भी शारीरिक कमी नहीं होती है, परंतु उसका सामाजिक विकास जो है कुछ तंत्रिका तंत्र में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाती हैं जिनसे उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, मतलब वो अन्य लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अब चूंकि वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि आप पता है बच्चे जो हैं वो अनुकरण से सीखते हैं। तो जब बच्चा किसी के वो देखेगा ही नहीं, उसका आई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, तो वो अनुकरण कैसे करेगा? तो इस तरह के जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, आप इसको कभी भी बीमारी की तरह लेकर नहीं चलेंगे। ये एक अवस्था होती है जिसमें बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होता है, वो बहुत उसका जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा संकुचित होता है, वो केवल उसके नज़दीकियों से ही जो है वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन बच्चों में किसी तरह की कमी होती है, ऐसा नहीं है। उन बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग के थ्रू आप सब कुछ सिखा सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि वो बच्ची जो है उसका IQ 162 आया है, मतलब वो ब्रिलियंट है, वो एक प्रतिभाशाली बालिका है, पर उसका जो उसकी मानसिक अवस्था है वो उसको ऑटिस्टिक बनाती है, ठीक है ना। आपने अगर वो फिल्म देखी हो माय नेम इज़ खान, तो उसमें जो शाहरुख खान है वो भी एक ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति का रोल प्ले कर रहा है ना। आई कांटेक्ट नहीं रहता है,
और ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि क्या बड़ा उनका सोशलाइजेशन नहीं होता है, तो ये ज़्यादा कुछ समाज से कुछ नहीं सीख पाते हैं, ये जो भी सीखते हैं वो खुद से सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल जो प्रवृत्तियां होती हैं इनकी संख्या होती है 14, और मूल प्रवृत्ति की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? मैकडूगल के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है ना, मैकडूगल के द्वारा जो है वो मूल प्रवृत्तियां दी गई थी और इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्किनर महोदय ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो है वो थ्योरी दी गई थी। इन्होंने पुनर्बलन की बात की थी कि अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है तो उसके लिए पुनर्बलन की जो महत्व है उसको इन्होंने बताया था। आपको याद हो, स्किनर बॉक्स में इन्होंने चूहे पर अपने प्रयोग किए थे। इसके अलावा इन्होंने कबूतर पे भी अपने प्रयोग किए थे। इन्होंने कबूतर को एक पिंग पोंग गेम सिखाया था। किसके द्वारा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा। मतलब इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था कि चूहा जो है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है, और जैसे ही सही बटन को वो दबा लेता है तो उसको भोजन मिल जाता है। मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति को कोई सही काम सिखाना है तो उसको कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन या फिर पुरस्कृत करना पड़ेगा। जिसे आप चाहते हैं बच्चा जो परफॉर्म कर रहा है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, तो आपको उसको पुरस्कार, शाबाशी, इस तरह के पुनर्बलन देने चाहिए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रबलन का सिद्धांत यानी कि रेनफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये C.H. हल के द्वारा दी गई थी। CL हल के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, हल महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है, चिंतन को परिभाषित कीजिए। चिंतन मतलब सोचना। अगर हम बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो चिंतन का मतलब क्या होता है? सोचना, सोच विचार करना। तो गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त तथा रहस्यपूर्ण जो है वो व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब चिंतन जो है वो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम शाब्दिक रूप से कोई भी विचार प्रकट नहीं करते हैं। अब जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप बैठे हो अकेले और आप आपके एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो, तो जो भी आपके अंदर बातचीत चलेगी, जो भी चिंतन होगा वो आप तक सीमित रहेगा। ठीक है ना। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें शाब्दिक रूप से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये केवल अंतःकरण में होने वाली क्रिया है और इसमें मुख्य रूप से जो है वो प्रतीकों का प्रयोग होता है। मतलब हर चीज़ को लेके कुछ विचार, कुछ जो है जैसे कोड वर्ड, उस तरह की बातें होती है ना। आप जैसे एग्ज़ाम के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर चलती है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अरे मुझे अभी वो बुक पढ़नी है, वो क्वेश्चन मुझे याद है। तो ये प्रतीक चिन्हों के द्वारा जो है वो चिंतन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो चिंतन के अगर हम प्रकार की बात करें तो एक तो होता है आपका प्रत्यक्षात्मक कल्पना, दूसरा आता है आपका कल्पनात्मक चिंतन, और तीसरा आता है आपका प्रत्यात्मक चिंतन, और नेक्स्ट है आपका तार्किक चिंतन। तो आपको ये चारों नाम इनके याद रखने हैं। प्रत्यक्षात्मक जो कल्पना होती है या फिर चिंतन होता है वो प्रत्यक्ष चीज़ों को लेकर होता है। जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने है उन्हें देख के जब आपके दिमाग में कोई विचार आए, जैसे आप मार्केट गए, आपने बहुत अच्छा ड्रेस देखा तो देखते ही आपके दिमाग में ये बात आई कि अरे कितना अच्छा ड्रेस है, तो ये आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो जाता है। कल्पनात्मक चिंतन जब आप कोई कल्पना कर रहे हो, जब आपने अच्छा ड्रेस देखा, अब आप कल्पना कर रहे हो कि ये ड्रेस मैंने खरीद लिया और मैं इसको पहन के शादी में गई, तो ये कल्पनात्मक चिंतन हो जाता है। प्रत्यात्मक जो चिंतन होता है वो प्रत्यय बनाता है, मतलब एक मानसिक प्रत्यय बना लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डीएलएड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप डीएलएड करना चाह रहे हो, तो आप इस डीएलएड को लेकर अपने दिमाग में ये संप्रत्यय बना रहे हो कि ये डीएलएड में क्यों कर रही हूँ, आगे चलकर मुझे जो है वो टीचर बनना है, उसके लिए मुझे किस तरीके से स्ट्रेटेजी को तैयार करना है। तो ये प्रत्यय, संप्रत्यय बनाना ही आपका क्या कहलाता है? प्लानिंग करते हैं ना जब हम दिमाग में, तो वो आपका प्रत्यात्मक चिंतन हो जाता है। तार्किक चिंतन जब आप किसी चीज़ पे के पक्ष विपक्ष पे, है ना, उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों पे जब आप विचार करते हो तो वो आपका तार्किक चिंतन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
तर्क के प्रकार बताइए। तो तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका आगमनात्मक तर्क, आगमन तर्क जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है आपका निगमनात्मक तर्क या फिर जिसे निगमन तर्क के नाम से भी जाना जाता है। निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? अब निगमनात्मक तर्क आखिरकार होता क्या है? कहीं पे निगमन तर्क लिखा रहेगा, कहीं निगमनात्मक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। मतलब पहले से कोई थ्योरी बनी हुई है ना, जैसे कि साइंस की कोई ऐसा प्रयोग है ना, उससे जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, अब वो तो न्यूटन महोदय देख के चल निकल लिए है ना, पर अब हम उनका प्रायोगिक प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उसको करके देख रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका निगमनात्मक तर्क। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई थ्योरी दी गई है और आप उसकी सत्यता का जब परीक्षण करो तो वो आपका निगमनात्मक तर्क हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तर्क विकास की विधियां बताइए। तो तर्क मतलब हमारे दिमाग में तर्क कैसे हम विकसित कर सकते हैं? देखिए, तर्क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से नहीं सोचोगे, समझोगे, तो आपका मानसिक विकास कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, आप बस जो मैं कह रही हूँ उसी बात के लकीर के फ़कीर बन के उन चीज़ों को याद कर लेते हो। अरे, मैं तो मानव हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। आपने इसको अगर अपने तर्क से नहीं तोला तो आप जो है वो गलत चीज़ को ही याद करते हुए चलोगे। तो तर्क का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप कोई सामान खरीदने जाते हो, आप किसी जो है वो, अगर हम सुपरमार्केट में गए तो वहाँ बहुत सारे टूथपेस्ट रखे हुए हैं, पतंजलि का भी है, कोलगेट भी है ना, सब बहुत अलग अलग तरह के वहाँ पर जो है वो क्लोजअप भी रखा हुआ है, टूथपेस्ट है। तो आप खरीदते समय कुछ ना कुछ तो सोचते होगे ना, या तो उनके प्राइस देखोगे है ना, कौन ज़्यादा सुटेबल है मेरे लिए, कुछ ना कुछ तो देखते हो ना। तो ये तोल मोल करना, अच्छा बुरा देखना ही आपका तर्क कहलाता है। तो तर्क हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंदर कैसे डेवलप हो सकता है? एक तो दृढ़ निश्चय के द्वारा, कि आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, आपके अंदर ये कि इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से पढ़ के रहूँगा, तब तो उसके लिए जब आप अंदर से दृढ़ निश्चय होंगे तभी आपके अंदर तर्क डेवलप होगा। स्वाभाविकता का विकास मतलब बिल्कुल जो है वो आपको नॉर्मल बिहेव करना है, आपको आपकी विचारधारा जो है वो एकदम डाउन टू अर्थ होनी चाहिए, आपको जो है वो एकदम जो हम कहें मौलिक विचारधारा आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जो है वो तर्क को विकसित कर पाएंगे। फिर इसके अलावा क्रमागत ज्ञान होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखेंगे तभी आपके अंदर जो है वो एक सही तर्क का डेवलपमेंट होगा। अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में था, अब वो सेकंड और थर्ड नहीं पढ़ा और डायरेक्ट फोर्थ क्लास का पढ़ने लगा, तो जो सेकंड और थर्ड क्लास में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने थे वो जीवन पर्यंत कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ उसने पढ़ी नहीं। तो क्रमागत ज्ञान बहुत ज़रूरी है। फिर सूझ की शक्ति का प्रयोग, अरे अपनी अकल का प्रयोग करो, अपने विवेक का प्रयोग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तर्क जो है वो डेवलप हो पाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? वंशानुक्रम की यदि हम बात करें तो वंशानुक्रम क्या होता है कि अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से जो गुणों को हम नए अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं वही वंशानुक्रम कहलाता है या वंशक्रम कहलाता है। यानी कि हमारे माता पिता से जो गुण हमें जो है वो प्राप्त होते हैं वही वंशक्रम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के सिद्धांतों को बताइए। इंपॉर्टेंट है और ये सारे सिद्धांत आपको याद भी होने चाहिए, न केवल इनके नाम बल्कि इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला आता है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। तो बीज कोश मतलब क्या होता है कि एक ऐसा खास फैक्टर होता है जो माता पिता से लगातार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी से फिर उसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं और वो लगातार एक जैसा चलता आ रहा होता है। यही आपका बीज कोश का सिद्धांत कहलाता है, जिसमें एक खास प्रकार का जो लक्षण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एज इट इज फॉर्म में जो है वो स्थानांतरित होता है। फिर आता है समानता का नियम। तो समानता का नियम क्या कहता है कि एक ही माता पिता की दो संतानें काफी कुछ गुणों में एक दूसरे से समानता रखती है। तो वंशानुक्रम जो है वो समान लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। फिर आ जाता है आपका विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम आपसे क्या कहता है कि अगर एक ही माता पिता की
एक ही माता पिता की दो संतानें हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही संतानें कभी भी हर एक तरीके से सेम नहीं हो सकती है, उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे हमारी एक ही हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, सब अलग अलग होती है। दो सगे भाई होंगे या दो सगी बहनें होंगी या भाई बहन होंगे, भले ही वो एक ही माता पिता की संतानें हैं, पर कुछ ना कुछ शारीरिक विभिन्नताएं उनमें पाई जाती है। तो ये आपका विभिन्नता का लक्षण हो जाता है, विभिन्नता का नियम कहते हैं। फिर आ जाता है आपका प्रत्यागमन का नियम। तो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि माता पिता के लक्षण एक दूसरे से जुड़कर एक नए लक्षण का विकास करते हैं, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसके पापा के हेयर जो है वो कैसे हैं, ब्लैक कलर के हैं, कैसे हैं, ब्लैक कलर के हैं, और उसकी मम्मी के हेयर ब्राउन कलर के हैं पर कर्ली हैं। पर दोनों से उत्पन्न जो संतान है, अगर उसके बाल ब्लैक कलर के और कर्ली हो गए, तो ये आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत हो जाता है ना। जब उसमें क्या हो कि दो विभिन्न प्रकार के लक्षण आपस में मिलकर एक नए लक्षण को डेवलप कर ले, तो ये आपका प्रत्यागमन का नियम कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वातावरण का अर्थ बताइए। वातावरण के अगर हम अर्थ की बात करें तो वातावरण वह हर वस्तु जो कि किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है उस पर सीधा अपना प्रभाव डालती है। तो वातावरण क्या है, यानी कि इन्वायरमेंट, यानी हमारे आसपास की भौतिक दशाएं जो कि हमारे डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती है, वही वातावरण कहलाता है। जैसे कि अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका एक भूमध्य रेखा पर पाया जाने वाला मतलब स्थित है ये कॉन्टिनेंटल, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डार्क स्किन वाले होते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि ये जो वातावरणीय दशाएं होती हैं ये हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के लक्षणों को जो है वो प्रभावित करती हैं। तो यही वातावरण है कि हमारे भौगोलिक दशाएं जो कि हमारे विकास को प्रभावित करती है वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं वातावरण। अगला प्रश्न है वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि अभी के आपके डीएलएड एग्जाम के लिए आपको मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक परिभाषा याद कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी आगे चलकर जब आप टेट एग्जाम की तैयारी करेंगे तब आपको जो है वो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर परिभाषाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। पर अभी आपका टारगेट सिर्फ डीएलएड एग्जाम को पास आउट करना है, तो कोई भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताई कि वातावरण क्या है। वातावरण ऐसी बाह्य शक्तियां हैं, ऐसे भौतिक कारक हैं जो किसी भी जीव के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। या फिर हम विकास की बात करें तो न केवल शारीरिक बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से सबसे पहला आता है बालकों के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं। एक तो बच्चों को किस प्रकार का जो है वो लालन पालन किया जा रहा है, उनका वो उस पर प्रभावित मतलब उसके द्वारा प्रभावित होता है उनका विकास। अगर कोई बच्चा अच्छे घर में पैदा होता है, उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा। और कोई बच्चा किसी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर फैमिली में जो है वो जन्म लेता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है उसकी डेवलपमेंट में। फिर आ जाता है आपका सामाजिक वातावरण का प्रभाव, यानी कि समाज की जो दशाएं होती हैं, समाज की जो दशाएं होती हैं वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। अगर बच्चा एक अच्छे सुसभ्य समाज में पैदा होता है और वहाँ से अपने लक्षणों को प्राप्त करता है तो वो भी अच्छा सुसभ्य बनेगा। अगर कोई बच्चा ऐसे समाज में जन्म लेता है जहाँ पर जो है वो अलगाव और विरोध और दंगे फसाद जैसी स्थितियाँ रहती है, तो बच्चा भी जो है वो उसके अंदर भी अपने आप क्रूएल्टी आ जाती है। तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों को रखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म कर दीजिए जो भी बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं कि उनकी जो रिवीजन क्लासेस है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी क्लास से और यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।